सभी का आपके अपने YouTube चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर, देश के अलग अलग हिस्सों में जो देश के किसान हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। उनकी कुछ मांगे हैं और वो मांगे हैं कि जो अभी देश की संसद के अंदर किसानों के संबंध में जो कानून पास किए गए वो कानून किसान विरोधी हैं, ऐसा किसानों की ओर से कहा जा रहा है, किसान यूनियंस की ओर से ऐसा कहा जा रहा है और जो विपक्ष है देश का, विपक्ष की ओर से ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री जी के द्वारा लगातार और सरकार के मंत्रियों के द्वारा लगातार यह कहा जा रहा है कि जो कानून है जो किसानों के संबंध में पारित किए गए हैं यह एक बहुत बड़ी क्रांति है हिंदुस्तान के किसानों के लिए। ये अपने अपने अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं। सच्चाई क्या है, आज हम बात करते हैं इन तीनों बिल के बारे में और देखते हैं कि जो कानून पास किए गए हैं क्या वाकई में इन कानूनों से किसानों को नुकसान होगा या नुकसान नहीं होगा, विपक्ष के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है। इससे पहले कि मैं इन बिलों के बारे में बातचीत करूं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत सरकार के द्वारा कोरोना पीरियड में 5 जून को अध्यादेश लाया गया। आपको मालूम है, जिन लोगों को नहीं मालूम तो मैं बता दूं कि अध्यादेश तब लाया जाता है, संविधान में व्यवस्था दी गई है कि जब संसद का सत्र ना चल रहा हो और कोई बहुत ज़रूरी मुद्दा आ जाए देश के अंदर जिस पे कि कानून बनाना बहुत ज़रूरी हो, तो उस स्थिति में जबकि संसद का सत्र नहीं चल रहा है या राज्य के स्तर पर जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है तो ऑर्डिनेंस के जरिए उस कानून को लाया जाता है, लेकिन उस कानून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होनी चाहिए। तो केंद्र सरकार 5 जून को ये अध्यादेश लाई और 3 कानूनों को उस अध्यादेश के तहत लागू कर दिया देश के अंदर। अब सवाल ये उठता है कि जब कोरोना का टाइम चल रहा था, लोगों की नौकरियां जा रही थीं, लोग बीमारी से मर रहे थे, लोग शहरों से पैदल चलकर अपने गांव आ रहे थे, ऐसे समय में क्या वाकई ज़रूरत थी ऐसे कानूनों की, क्या आवश्यकता थी? जब अभी मैं कानूनों के बारे में बातचीत करूंगा तो वो सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आधी जानकारी जो है वो हमेशा खतरनाक होती है, नुकसानदेह होती है। और दोस्तों, वीडियो को देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें, जिससे कि कानून की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो अब देखते हैं कि वो कौन कौन से बिल थे जो पार्लियामेंट के इस मानसून सेशन में पारित किए गए। सबसे पहला बिल है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक, जो पारित होने के बाद अधिनियम बन गया। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। ये एक पहला कानून है जो ऑर्डिनेंस के जरिए लाया गया था, बिल पेश किया गया और पारित हुआ। दूसरा जो बिल था वो है कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन व कृषि सेवा करार विधेयक 2020। अब ये अधिनियम बन गया। इसको भी उस ऑर्डिनेंस के जरिए लाया गया था। संडे को जिस दिन राज्यसभा में हंगामा हुआ उस दिन ये दोनों विधेयक पारित किए गए, बिना वोटिंग के पारित किए गए। विपक्ष का सबसे बड़ा यही इल्जाम है। तीसरा जो है, जो अभी बाद के पार्लियामेंट में पारित किया गया, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक, जो अब अधिनियम बन गया 2020, द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। ये 3 बिल लाए गए गवर्नमेंट के द्वारा और इन तीनों कानूनों को ऑर्डिनेंस के जरिए 5 जून को लागू कर दिया गया था। अब ये पार्लियामेंट के द्वारा पास हो चुके हैं और जैसे ही प्रेसिडेंट के साइन होंगे वैसे ये कानून देश में लागू हो जाएगा, राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर होते ही। अब 1 बाय 1 करके देख लेते हैं, बहुत ही ब्रीफ में, बहुत ही आसान भाषा में, कि इन कानूनों में क्या दिया गया है, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई थी कि कोरोना काल में इनको लाना पड़ा। तो साथियों, जो पहला अधिनियम जो पारित हुआ, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। आपको मैं बता दूं कि हिंदुस्तान के अंदर खेती का सिस्टम क्या है। पहले क्या था, मैं थोड़ा सा ब्रीफ में हिस्ट्री बताना चाहूँगा कि 1955 से पहले हिंदुस्तान का जो किसान था, खासतौर से छोटा किसान, छोटे तबके का, जिसके पास थोड़ी बहुत खेती होती थी, वो जो साहूकार होते थे, मनी लेंडर्स जो होते थे, उनके कर्ज के तले दबा रहता था
और इतना कर्ज ले लेता था कि जब उनकी खेती की फसल आती थी तो वो साहूकार उनकी पूरी फसल काट ले जाता था और उस फसल का मूल उस किसान को नहीं मिल पाता था। एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी की सिफारिश पे 1955 में एक व्यवस्था लागू की गई, जिस व्यवस्था को हम कहते हैं एपीएमसी। आपने सुना होगा इन शब्दों को, एपीएमसी और एमएसपी। तो उसको बोलते हैं एपीएमसी। इसके लिए कानून बनाया गया, एपीएमसी एक्ट, और उस एक्ट के तहत एपीएमसी की व्यवस्था की गई। अब ये एपीएमसी क्या है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। इस कमेटी के तहत मंडियां बनाई गई जो राज्य सरकार के अधीन है। हर जिले में मंडियां बनी हैं, छोटे मोटे जिलों को छोड़कर। इन मंडियों में लोगों को लाइसेंस दिया गया और उस लाइसेंसधारी लोगों को ये कहा गया कि किसान आपके पास अपनी फसल को बेचेंगे, और वहां पे एक मूल्य निर्धारित किया गया जिसको एमएसपी बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि इससे नीचे आप खरीद नहीं सकते। ये एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो निर्धारित किया गया। इस मंडी व्यवस्था में तमाम कमियां आई हैं, उस पर बात करेंगे, लेकिन ये मंडी व्यवस्था के तहत किसानों को ये आराम हो गया कि किसान जाते थे और मंडी में जाके अपना बेच आते थे। और एक रिश्ता भी बन गया जिसको कहा जा रहा है कि आढ़ती, जो वो लाइसेंसधारी लोग थे जो किसानों से मंडियों में उनका राशन, गेहूं, अनाज, चावल खरीदते थे, उनको आढ़ती कहा जाता था। तो किसान और आढ़ती के बीच में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप डेवलप हो जाती है, और ये रिलेशनशिप इस हद तक डेवलप हो जाती है कि वक्त जरूरत पर किसान के पास पैसा नहीं होता, फसल नहीं होती, फिर भी अगर उसको 10-5 हज़ार रुपए की कुछ ज़रूरत है तो वो अपने उस आढ़ती से, जिसके पास हमेशा अपनी फसल को नियमित रूप से बेचता है, उसको ला सकता था। तो ये एपीएमसी मंडियां हैं जो देश के हर प्रदेश में हैं और राज्य सरकार के अंदर में हैं। आढ़ती का 2.5% के आसपास उसमें टैक्स होता है और राज्य सरकार के भी कुछ टैक्स होते हैं। तो ये एपीएमसी मंडियां बनी। अब सरकार ये कह रही है पहले कानून के तहत कि हमने किसानों को आज़ाद कर दिया है। पहले किसान सिर्फ मंडी पर ही अपना राशन, खाद्यान्न बेचने के लिए मजबूर थे, अब वो बाहर भी कहीं बेच सकते हैं और उसके लिए एक व्यवस्था डेवलप की जाएगी। और ये जो व्यवस्था होगी वो मल्टीनेशनल्स की होगी, पूंजीपतियों की होगी। पूंजीपतियों के एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा कि वो किसानों के गांव में जाकर के, किसानों के खेत में जाकर के उनकी फसल को खरीद सके। ये कहा जा रहा है, आज़ाद कर दिया। दोस्तों, सवाल ये है कि क्या इससे पहले किसान मंडी से बेचने के लिए आज़ाद नहीं थे? तो निश्चित रूप से आज़ाद थे। किसी भी कानून में ये रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि किसान सिर्फ एपीएमसी मंडी में ही जाके अपना राशन और फसल का को बेच सकते हैं, कहीं भी बेच सकते थे। और मैं आपको एक आंकड़ा भी बता दूं, जो सरकारी एजेंसी का आंकड़ा है कि मंडी तक मात्र 6% किसान ही अपनी फसल बेचता था, 94% तो मंडी के बाहर ही बेचते थे। मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे घर में खेती होती थी, अभी भी होती है। गांव की किसी सेठ को पकड़ लाते थे, उसको बेच देते थे। अगर बाजार जाने की का वक्त नहीं होता था, कोई दिक्कत होती थी, ज़रूरत ज़्यादा होती थी, तो किसान, इससे कहने का मतलब कि किसान इससे पहले भी मंडी से बाहर अपनी फसल बेचने के लिए स्वतंत्र था। यह बात कि हमने किसान को आज़ाद कर दिया, किसान कहीं भी बेच सकता है, यह सही नहीं है। और रही ये बात कि किसान किसी भी प्रदेश, देश की किसी भी कोने में जाकर फसल बेच सकता था। आप सोचिए, एक किसान जिसके पास बैलगाड़ी है, मान लिया कि वो ट्रैक्टर से ले जा रहा है, तो सबसे करीब की मंडी में जाएगा, दूसरे प्रदेश की मंडी में थोड़ी वो बेचने जाएगा। इसका नुकसान क्या होगा? अब उस पर एक नज़र डालते हैं। इसका नुकसान ये होगा कि मल्टीनेशनल्स की तादाद बढ़ेगी, मल्टीनेशनल्स आएंगे, किसानों तक पहुंचेंगे निश्चित रूप से। अब वो किसानों से खरीद के उसको डंप करेंगे, उसकी जमाखोरी करेंगे और एमएसपी की कंडीशन खत्म हो जाएगी। सरकार कह रही है कि एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, खत्म नहीं होगी, लेकिन अगर सरकार एश्योर करती है इस बात को, तो ये जो एक्ट बनाया गया, इस एक्ट में एक क्लॉज क्यों नहीं जोड़ देती, एक सेक्शन क्यों नहीं जोड़ देती कि एमएसपी लागू होगी मल्टीनेशनल्स और कॉर्पोरेट्स और कैपिटलिस्ट के द्वारा जो फसल खरीदी जाएगी उस पर भी एमएसपी लागू होगी। ऐसा कोई प्राविधान सरकार इन कानूनों में नहीं कर रही है, लेकिन मुंह से कह रही है। वो तो कहना ऐसा ही हुआ
कि नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा, नहीं हुआ आज तक। उसी तरीके से जो ये कहा गया था कि जीएसटी वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी से एक बहुत बड़ा टैक्स रिफॉर्म होगा, वो भी नहीं हुआ आज तक। तो कैसे विश्वास कर लिया जाए सरकार की बातों पर। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति या कोई गवर्नमेंट किसी कम्युनिटी विशेष के बारे में कोई कानून बना रही है, सरकार किसानों के बारे में बना रही, लॉयर्स के बारे में बना रही, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर अकाउंटेंट के बारे में, व्यापारियों के बारे में बना रही है, तो उनके प्रतिनिधि संस्थाओं से बैठकर चर्चा तो करना चाहिए। देश में सैकड़ों किसान संगठन हैं, क्या सरकार ने किसी किसान संगठन से बैठकर, किसी संगठन के प्रतिनिधि से बैठकर इस संबंध में बातचीत की? नहीं बातचीत की। तो जो पहला कानून है उसमें यह है कि मल्टीनेशनल्स को ये छूट दी गई है, पूंजीपतियों को ये छूट दी गई है कि किसान की फसल को वो डायरेक्ट खरीद सकते हैं, लेकिन जमाखोरी की रोक उसमें नहीं लगाई गई, इससे कालाबाजारी बढ़ेगी। दूसरी बात, दूसरा जो कानून पास किया गया वो है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फर्म सर्विसेज बिल, यानी कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण की महत्वाकांक्षी और कृषि सेवा करार विधेयक, जो अब एक्ट बन गया 2020। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, मैं आपको बता दूं मनमोहन सिंह के जमाने में इसको हल्का सा शुरू किया गया था, इसको विस्तार दिया गया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मर कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो डायरेक्ट किसानों से जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, इस बात का कॉन्ट्रैक्ट करेंगी कि तुम इस खेत में हमें इस फसल की जरूरत है, यही फसल बोगे, और उसका मूल्य उसी समय निर्धारित कर देंगे। बात अच्छी है कि किसान को एक मूल्य निर्धारित हो जाएगा उसकी फसल को बोने से पहले, लेकिन अगर उस किसान की फसल खराब हो जाती है, बारिश कायदे से नहीं होती है, उस स्थिति में मल्टीनेशनल कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। दूसरा, किसान के साथ जो एग्रीमेंट होगा वो एग्रीमेंट, किसान तो पढ़ा लिखा है नहीं ज़्यादा, वो एग्रीमेंट कौन करेगा? गांव का मुखिया, गांव की पंचायत भी नहीं करेगी, वो एग्रीमेंट मंडी समिति के अधिकारी करेंगे, उनकी देखरेख में होगा। और ब्यूरोक्रेसी का नेचर हम जानते हैं, ब्यूरोक्रेसी तो मल्टीनेशनल को सपोर्ट करेगी डिस्प्यूट की स्थिति में। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि किसान अपनी ही जमीन पर स्वतंत्र नहीं रहेगा, वो इन पूंजीपतियों का, कारपोरेट्स का गुलाम बन जाएगा कि जमीन उनकी है लेकिन वो अपनी मर्जी से खेती नहीं कर सकते। जब वो मल्टीनेशनल्स के इशारे पर खेती करेगा तो बहुत सी दिक्कतें पैदा होंगी और किसान की आज़ादी खत्म होगी, मल्टीनेशनल्स का गुलाम हो जाएगा दोस्तों। तीसरा है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। जब 1955 में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट पारित किया गया तो इसलिए पारित किया गया कि कालाबाजारी को रोका जा सके। लोग, व्यापारी, बड़े बड़े जिनके कोल्ड स्टोरेज होते हैं, गोदाम्स होते हैं, उनमें जो खाद्यान्न वस्तुएं हैं उनको जमा ना कर सके। लोग इसलिए जमा करते हैं कि बाजार में उसकी शॉर्टेज हो जाए, फिर वो कीमत बढ़ा दे और जब बढ़ जाए तब बाजार में निकाले। तो ये ना कर सकें, लोगों को खाने पीने की चीज़ें सस्ते दामों में मिले, इसलिए जमाखोरी पर रोक लगाई गई थी। अब इसमें अमेंडमेंट करके आप दाल, आलू, तेल, प्याज, इन तमाम खाने पीने की चीज़ों को आप एसेंशियल कमोडिटीज की सूची से ही बाहर कर दिया आपने, तो फिर इसकी जमाखोरी चालू हो जाएगी। क्या सोच के ये कर रहे हैं माननीय हमारे महापुरुष मोदी जी? कुछ समझ से परे है कि इनकी जमाखोरी चालू हो जाएगी। तो ये तीनों कानून किसी भी दृष्टि से ना तो किसानों के लिए अच्छे हैं, ना देश की जनता के लिए अच्छे हैं, उपभोक्ता के लिए अच्छे नहीं हैं। अल्टीमेटली जो बोझ पड़ेगा वो किसानों के साथ साथ उपभोक्ताओं के ऊपर पड़ेगा। मैं आपको ये बात भी बताता चलूं कि अमेरिका, फ्रांस जैसे विकसित देशों में ये व्यवस्थाएं फेल हो चुकी हैं, किसानों का शोषण हो रहा है, तमाम कमेटियों की रिपोर्टें हैं। तो आप पिछले सालों से लगातार देखेंगे कि जो व्यवस्थाएं फेल हो चुकी हैं उन व्यवस्थाओं को हमारी केंद्र सरकार, मोदी सरकार लागू कर रही है। आप ये समझिए कि मंडियों में, एपीएमसी मंडियों में एक रेगुलेशंस है, सरकार का नियंत्रण है, फ्री मार्केट नहीं है, जहां बिना रेगुलेशन के, बिना किसी रेगुलेटरी बॉडी के खरीद फरोख्त होने लगेगी। इन पूंजीपतियों के नियंत्रण के लिए कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, सरकार का भी कोई नियंत्रण नहीं रहेगा, फ्री मार्केट हो जाएगी। तो पूंजीपति कभी भी देश का हित, जन कल्याण नहीं देखता, वह अपना प्रॉफिट देखता है। इसके लिए आपको सिर्फ दो चीजें देखने की जरूरत है, प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट स्कूल। हम जानते हैं
कि जहां पूंजीपतियों को दिया गया वो सिर्फ मुनाफा कमाते हैं, ना वो किसान का हित देखेंगे ना देश का हित देखेंगे, वो सिर्फ मुनाफा कमाएंगे। पूंजीपति और कारपोरेट्स का एक ही काम होता है, टू अर्न प्रॉफिट, इसके अलावा कुछ नहीं होता। दूसरा जो सबसे बड़ा डाउट है किसानों का कि फ्री मार्केट जब पूंजीपतियों का दे दिया जाएगा कि किसान से जाके कहीं भी खरीदें, तो एपीएमसी मंडियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी और एमएसपी खत्म हो जाएगी। सरकार करे नहीं खत्म होंगी, लेकिन होगा क्या? टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों को इजाजत दी गई, बीएसएनएल की क्या हालत है आप देख रहे हैं। स्कूल जो प्राइमरी एजुकेशन के सेक्टर में प्राइवेट लोगों को इजाजत दी गई, सरकारी स्कूलों के क्या हाल है आप देख सकते हैं। दिल्ली और केरला की अलग स्थिति है। तो ठीक उसी तरीके से होगा कि प्राइवेट जहां से पूंजीपति हावी होंगे तो एपीएमसी मंडी नाम की रह जाएंगी और धीरे धीरे बीएसएनएल की तरह मरणासन स्थिति में आ जाएंगी और खत्म हो जाएंगी। तो यह थी दोस्तों इन तीनों कानूनों के बारे में संक्षिप्त में आसान भाषा में जो मैंने आपको बातें बताई, जिनको लेकर के जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है ये जरूर होना चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहूंगा चलने से पहले कि इन दोनों कानूनों को संसद में जो पारित किया गया, बिना वोटिंग के पारित किया गया, ये हिंदुस्तान के संसदीय लोकतंत्र के लिए खतरा है, अच्छे संकेत नहीं है। अगर आज संसद के अंदर से लोकतंत्र खत्म होता है तो आप ध्यान रखिए कि कल हिंदुस्तान के अंदर, देश के अंदर से भी लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिशें की जा सकती हैं। इसलिए हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे कानूनों के बारे में समझें, जानें और अपना लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से अपना विरोध दर्ज कराएं, जिस तरीके से भी हम करा सकते हो, जो कि कानून के दायरे में हो और शांतिप्रिय तरीके से हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि जानकारी कैसे लगी आज की वीडियो में। सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की आप विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।